नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी। साल 2020 अब बीतने जा रहा है। इस साल में यानी बीतने जा रहे 2020 में सबसे बड़ा जो सैन्य गतिरोध रहा उसके बारे में बात करते हैं। यह साल चीन की बेइज्जती का साल भी रहा। इसी साल जून में चीन ने नापाक इरादों के साथ सीमा पर घुसपैठ की कोशिशें आरंभ की और लद्दाख की पेंगोंग झील के किनारे भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने भी हुई। पहले तो बात टोका टाकी तक सीमित रही, लेकिन उसके बाद इसी साल जून में चीन ने फितरतन हिंसक साजिश रची और इसी के साथ आरंभ हुआ इस साल का एशिया का बल्कि दुनिया का अपनी तरह का सबसे लंबे समय तक चलने वाला भारत चीन सैन्य गतिरोध। 15-16 जून गलवान हुआ लहूलुहान। भारत चीन ताजा विवाद शुरू होने की यही वो तारीख है जब भारतीय सेना ने चीन के दुस्साहस का जवाब दिया। 15-16 जून की दरमियानी रात गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत के कर्नल संतोष बाबू समेत करीब 20 जवान शहीद हो गए। वहीं भारतीय कार्रवाई के बाद चीन के एक कमांडिंग ऑफिसर समेत 40 से ज्यादा सैनिक जहिन्नुम में पहुंच गए। गलवान में हिंसक झड़प तब शुरू हुई जब चीन सैनिकों ने बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू पर धोखे से हमला किया। अपने कमांडिंग ऑफिसर पर हमले को देखकर भारतीय जवान चीनी सैनिकों पर टूट पड़े। 1 दर्जन से ज्यादा चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ दी गई, जबकि चीन की तरफ से लोहे के रॉड पर लगी कीलों से हमला किया गया। इस खूनी झड़प में चीन को ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, उसका भी कमांडिंग ऑफिसर मारा गया। भारतीय सेना की इस ताकत से चीन तिलमिला गया। भारत के कड़े रुख को देखते हुए वो गलवान से पीछे हट गया, लेकिन पेंगोंग झील के पास वो फिंगर खेलने लगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और फ्रांस से राफेल जल्द देने की अपील की। दोनों ही देशों ने इस पर हामी भरी। भारत ने युद्ध के हालात में बड़े पैमाने पर सैन्य साजो सामान खरीदने का फैसला लिया। वहीं LAC पर चिनूक, अपाचे, सुखोई से चौकसी बढ़ा दी गई। एयरफोर्स को भी हाई अलर्ट के मोड पर रखा गया। उधर सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे घायल सैनिकों से मिलने पहुंचे। कुछ दिन बाद PM मोदी भी सीमा पर सेना से मिलने गए। वहां से बिना नाम लिए चीन की विस्तारवादी सोच पर निशाना भी साधा और चेतावनी भी दी। आप उसी धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं के हमलों को, अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया। हम, और ये हमारी पहचान है, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं। तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या उड़ने के लिए मजबूर हो गई। हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। भारत आज जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है। वैसे अभी भारतीय सेना फिंगर 4 के पास मुस्तैद है, वहीं चीन फिंगर 5 पर खड़ा है। 2020 में चीन की जितनी बेइज्जती हुई उतनी उससे पहले उसने कभी नहीं झेली होगी।
चाल उसने जरूर चली, लेकिन भारतीय सेना चीनियों पर भारी पड़ गई। गलवान झड़प के बाद चीन की तरफ से कई प्रोपेगेंडा वीडियो सामने आए, जिसमें तिब्बत के पास उसके सैनिक युद्ध अभ्यास करते दिखे। इन वीडियो के जरिए चीन भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश में लगा रहा, साथ ही बातचीत और साजिश भी जारी रही। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि बॉर्डर पर चीन की तरफ से जमावड़ा हो रहा है। भारत भी उतनी ही मात्रा में सैनिक और गोला बारूद लेकर मुस्तैद रहा। जून के बाद अगस्त में चीन की एक और साजिश नाकाम हुई। 29-30 अगस्त लद्दाख में चोटियों पर भारत का कंट्रोल। चीनी सैनिकों ने ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने एक बार फिर चीन को मुंह के बल पटक दिया। एसएफएफ रेजिमेंट के जांबाजों ने हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप पर तिरंगा लहरा दिया। इससे चीन को एक और चांटा लगा, क्योंकि ब्लैक टॉप यहाँ सबसे ऊंचाई वाली जगह है। ये युद्ध में सबसे निर्णायक मानी जाती है। यहाँ से चीनी इलाकों पर भी नजर रखी जा सकती है। ब्लैक टॉप हाथ से जाने के बाद चीन फिर बातचीत की टेबल पर आया। इस बार तो पेशकश उसी की तरफ से की गई, क्योंकि इस बार भारतीय सेना वहां बैठ गई जहां से चीन की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है। 31 अगस्त की रात को चीन के सैनिकों ने एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश की। गतिरोध लंबा खिंचने के आसार दिखने लगे। भारत ने भी ठंड के लिए भारतीय सेना के साजो सामान की खरीदारी भी शुरू कर दी। हल्के टैंकों की तैनाती कर दी गई। वहीं एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए गए। 1 और 7 सितंबर चीन को फिर चाटा। 1 सितंबर को फिर चीन ने चुमार इलाके में आने की कोशिश की, लेकिन फिर भारतीय सेना का दम देखकर वो उल्टे पांव भाग निकले। वहीं 7 सितंबर को पूर्वी लद्दाख के रेजोंग के उत्तर में मुखपुरी में 40-50 की संख्या में चीनी सैनिक धारदार हथियारों से लैस होकर भारतीय इलाके में चोटी पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे, जिस पर जवानों ने हवा में गोली दागकर उन्हें आगाह करने के बाद खदेड़ दिया। 7 सितंबर की रात चीनी सैनिक लोहे की रॉड और कटीले डंडे लेकर मुखपाली चोटी पर कब्जे करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद भी चीन की तरफ से धमकियों का सिलसिला कम नहीं हुआ। वहां की सरकार का भोंपू अखबार ग्लोबल टाइम्स लगातार भारत को चेताता रहा, लेकिन दुनिया जानती थी कि चीन ने भारत से लफड़ा करके खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है, इसलिए तो उसे बार बार मुंह की खानी पड़ी। 10 सितंबर राफेल से चीन में छाए डर के बादल। 10 सितंबर को भी चीन डर से तब उछलने लगा जब फ्रांस से 5 राफेल मल्टी रोल फाइटर भारतीय जमीन पर उतरे। आसमान के इस शिकारी के आने से भारतीय सेना की ताकत में और इजाफा हो गया। मिसाइल की क्षमता को लेकर भी भारत ने कई टेस्ट किए, सारे सफल रहे। वहीं होवित्जर तोप भी टेस्ट की गई। नौसेना को भी रणनीति के रूप में हाई अलर्ट पर रखा गया। इसी बीच अक्टूबर में फ्रांस ने भारत को 3 और राफेल सौंपे। साथ ही सरकार ने सेना को 10 दिन बढ़ाकर 15 दिन के युद्ध के लिए रेडी रहने की इजाजत दे दी। मतलब सेना चीन पाकिस्तान मोर्चे पर 15 दिन के लिए सैन्य साजो सामान खरीदेगी। भारत ने अब तक 4 बार चीन के ऐप बैन किए। नवंबर तक भारत 224 मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा चुका है, जिनमें चीन के ऐप सबसे ज्यादा है। इसे भारत की चीन पर डिजिटल स्ट्राइक भी कह सकते हैं। दिसंबर बैठक बेनतीजा। भारत चीन सीमा विवाद कब खत्म होगा, ये दावे के साथ तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दिसंबर तक WMCC की 20वें दौर की बैठक हो चुकी है। हालांकि दोनों पक्षों ने अपने बयानों में कहा कि हम विदेश मंत्रियों और विशेष प्रतिनिधियों के बीच की गई समझौतों के आधार पर काम करेंगे। इस बीच चीन में एक अहम सैन्य घटनाक्रम भी हुआ। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वेस्टर्न थिएटर के कमांडर जनरल झाओ जोंगी को हटा दिया। जनरल झाओ जोंगी वही सैन्य ऑफिसर हैं जिनकी अगुवाई में चीन ने गलवान में भारत पर हमला किया था। यही नहीं, जनरल झाओ जोंगी 2017 में डोकलाम विवाद के दौरान वेस्टर्न थिएटर कमांड का नेतृत्व कर रहे थे।